वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस में एट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एसी सर्किट्स में जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे RLC, उनके बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है उसकी जो हेडिंग है वो ये होगी, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट कंसिस्टिंग RLC इन सीरीज और पैरेलल। तो दोनों चीजें साथ में लिखेंगे, सीरीज और पैरेलल। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कोई भी एसी सर्किट है उसमें अगर R हो, L हो या C हो तो उस सर्किट को कैसे यूज करते हैं, क्या उसमें वोल्टेज होती है, क्या करंट होती है, कितना इंपीडेंस होता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो स्टार्ट करेंगे वो किससे देखेंगे, सर्किट कंसिस्टिंग R, रेजिस्टेंस को सबसे पहले देखेंगे, फिर इंडक्टेंस देखेंगे और फिर कैपेसिटर को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, सर्किट कंसिस्टिंग या कंटेनिंग, सर्किट कंसिस्टिंग प्योर रेजिस्टेंस, मतलब केवल रेजिस्टेंस सर्किट में है और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस। सर्किट कंसिस्टिंग प्योर रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस लिख देना। तो क्या है हमारा फर्स्ट, सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। सर्किट में केवल क्या है, प्योर रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर कहा गया। और सर्किट कैसा है, एसी सर्किट। तो हमें एसी पढ़ रहे हैं तो सर्किट में हम क्या लगाएंगे, एसी। तो एक क्या बना लेते हैं, रेजिस्टेंस, और सर्किट में हमने कौन सी सप्लाई दी है, एसी। तो एसी सोर्स से हमने अपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया। ये रही एसी की वैल्यू, वी हमने एसी की वैल्यू बता दी। तो V इज इक्वल्स टू, जो एसी में वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या बताई थी, Vm साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज इसे हम लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, और इसकी वजह से जो सर्किट में करंट जा रही है उसे हमने क्या कह दिया, I। तो I सर्किट में करंट है, सप्लाई की गई जो वोल्टेज है वो हमारी क्या है, V। तो V तो हमारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है, Vm मैक्सिमम वोल्टेज, पीछे सारी चीजें बता चुके हैं, और साइन ओमेगा टी की एसी को ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। और सर्किट में जो प्योर रेजिस्टेंस की बात करी है कि सर्किट में केवल क्या है, ओनली रेजिस्टेंस। तुम यहाँ क्या भी लिख सकते हो, सर्किट कंसिस्टिंग ओनली रेजिस्टेंस और प्योर रेजिस्टेंस। तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस वैल्यू को हमने किससे डिनोट करा है, R से हमने डिनोट यहाँ पर कर दिया है। अब क्या चीज कही थी कि जो सर्किट में अप्लाई वोल्टेज है, सर्किट को जो वोल्टेज दी गई है उसकी वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ये सर्किट को अप्लाई करी हुई हमारी क्या है, वोल्टेज है। यहां पर अगर हम ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस सर्किट में भी हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं या R के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा रहे हैं तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी है, V इज इक्वल्स टू IR। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप देखना है या वोल्टेज देखनी है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है V, तो हमने लिख दिया V इज इक्वल्स टू IR। और जो इस वोल्टेज की वैल्यू है, इस सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस अप्लाई करा हुआ है। तो जो ये वोल्टेज यहाँ पर दी हुई है, यही दो टर्मिनल हमारे यहाँ है, यही वाले दो टर्मिनल ये हैं। तो जो वोल्टेज ये अप्लाई करी हुई है वो सारी किसके अक्रॉस होगी, R के क्रॉस होगी। तो जो ये वाला V है वो हमारा किसके बराबर होगा, कैपिटल V के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हम V की जगह कितना लिख सकते हैं, Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू I, हमें नहीं पता कितना है, और R इस सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Vm बाय R साइन ओमेगा टी। इस R को हम कहाँ ले गए, Vm साइन ओमेगा टी के नीचे ले गए। तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Vm साइन ओमेगा टी बाय R। तो R को हमने सिर्फ किसके नीचे लिख दिया, Vm के नीचे। V बाय R ही हमारा क्या होता है, I होता है। लेकिन ये मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है तो यहाँ करंट भी कैसी आएगी, मैक्सिमम। तो ये क्या आ गई, Vm की जगह Im साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमें दिख गया कि जो V है
रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी, और जो I है रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसकी वैल्यू कितनी है Im sin ओमेगा टी, और जो हमारा Im की वैल्यू है वो कितनी है Vm बाय R, ये हमारी किसकी वैल्यू है Im की वैल्यू है। तो अब हमें क्या चेक करना है, हम ये देखते हैं कि इसमें जो फेज आया है वोल्टेज और करंट के बीच वो कितना आया है। हमने यहाँ पर देखा कि जो वोल्टेज की वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी है और जो करंट की वैल्यू है वो Im sin ओमेगा टी है। इसका मतलब दोनों टर्म sin ओमेगा टी है। यहाँ ओमेगा टी के आगे या यहाँ ओमेगा टी के आगे कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम इसकी वेवफॉर्म बनाएं, चाहे यहाँ हम ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में बना सकते हैं या ओमेगा टी की जगह हम कितना भी लिख सकते हैं, थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड चाहे वोल्टेज का हो, मैग्नीट्यूड चाहे करंट का हो, मैग्नीट्यूड चाहे पावर का हो। तो ये वाली जो एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस, वो हम किसको डिनोट कर रही है, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले से वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म यहाँ पर बनाते हैं। अगर हम वोल्टेज देखें तो क्या है वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी। Vm sin ओमेगा टी, इसका मतलब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं साइन वेव, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाती है, वोल्टेज की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इसे क्या डिनोट कर सकते हैं कि ये कितनी है Vm sin ओमेगा टी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और जो ओवरऑल ये वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई उसने क्या डिनोट करा है, Vm sin ओमेगा टी को वो डिनोट कर रही है। यहीं पे अब हमें क्या शो करनी है, आई की वैल्यू भी। आई हमें क्या मिल गई है, Im sin ओमेगा टी यहाँ पर मिल गई है। तो यहीं पे हम कौन सी वैल्यू भी दिखाते हैं, साइन की भी। साइन की भी जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हुई है, जीरो से ही स्टार्ट हुई है और 360 पर ही जाके खत्म हुई है। कोई फेज शिफ्ट यहाँ पर या कोई फेज डिफरेंस नहीं दिखाया है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, जीरो है। वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो करंट भी हमारी शुरू जीरो से ही होगी, 90 पर 180 डिग्री पर फिर जीरो पे आएगी, फिर वैल्यू ऐसी चली गई और 360 पर फिर से कितने पे आ जाएगी, जीरो पे यहाँ पर आ जाएगी। ये जीरो है, ये 90, फिर पाई, 2 पाई, इस तरीके से हमारी एक साइकिल होती है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू दिखा गई, यहाँ पर जो शो करी है ये वैल्यू किसकी हो गई, करंट की, ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, Im sin ओमेगा टी। यहां पर हमने इसे कैसे शो कर दिया, करंट की वैल्यू को यहां पर हमने शो कर दिया, I इज इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी। अब यहां पर Im इज इक्वल्स टू क्या था, Vm बाय R। Vm की वैल्यू ये वाली शो कर दी। अब इसे डिवाइड करा है रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस को ये पॉजिटिव वैल्यू है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, पॉजिटिव कोई वैल्यू है रेजिस्टेंस की। तो इस वजह से अगर किसी भी वैल्यू को हम Vm से डिवाइड करेंगे तो जो Im की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Vm से कम आएगी। इसलिए हमने जो Vm से Im को शो करा है, सिर्फ उसका हमने क्या कम दिखाया है, मैग्नीट्यूड कम दिखाया। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, ना ही उसके फेज में कोई चेंज है। वोल्टेज भी जीरो से स्टार्ट हुई, 90 पे मैक्सिमम गई और पाई पे जीरो गई, फिर 270 पे मैक्सिमम गई और 2 पाई पर जीरो गई। सेम यही हमारी कौन भी चल रही है, ऐसे ही करंट भी ऐसे ही चल रही है। बस डिफरेंस किस चीज में है, डिफरेंस है हमारा मैग्नीट्यूड में। ये जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमारी आएगी Im, और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। वो हमने फॉर्मूले से ही दिखा दिया है कि क्यों हमारी वोल्टेज ज्यादा होती है, करंट क्यों हमारी कम होती है। तो ये हमने किसको शो कर दिया है, करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म को यहाँ पर हमने शो कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, पावर आती है। तो अगर हम पावर को देखें, P इज इक्वल्स टू, नॉर्मली जो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू क्या होती है, या इंस्टेंटेनियस पावर हमने PT इज इक्वल्स टू पढ़ी थी। तो इंस्टेंटेनियस पावर PT इज इक्वल्स टू क्या होती है, VT इंटू IT। यही चीज हमने पढ़ी थी, किसी अगर इंस्टेंट पे पावर देखनी है तो PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाती है, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देखी है Vm sin ओमेगा टी, तो T की टर्म में वो आ गई। सेम हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर भी होगी, तो जितनी वोल्टेज है VT और जितनी हमारी क्या है करंट है IT, वो ही हमारी क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, VT इंटू IT। जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो कितनी है, हमने अभी जो कैलकुलेट करी थी साइन ओमेगा टी,
और करंट कितनी निकली है हमारी पीछे, Im sin ओमेगा टी, यही वाली वैल्यू करंट की है, तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे Im sin ओमेगा टी। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो Vm Im sin ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कितना आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये तो हमारी कौन सी पावर हो गई, इंस्टेंटेनियस। कौन सी पावर है ये, इंस्टेंटेनियस पावर जो हमें निकालनी है। ये एसी तो हमारी कंटिन्यूअस ऐसी चलती रहेगी, हमने बस एक साइकिल यहाँ दिखाई है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो 1 सेकंड में 50 यहाँ पर राउंड लेगी, रेवोल्यूशन लेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से बार बार यही साइकिल क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो इससे हमें क्या निकालना होगा, एवरेज पावर निकालनी होगी। एवरेज और आरएमएस हमने देखा था, तो जो एवरेज पावर होगी पीटी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है कंप्लीट, जहां से भी जहां तक ये साइकिल ली है। तो जो हमारी पावर होगी, देखो यही वाली वैल्यू दिखा रहे हैं, तो जो पावर भी मिलेगी वो इन दोनों P इक्वल्स टू वी आई है, तो पावर भी V इंटू आई करेंगे तो पॉजिटिव में ही कहीं मिलेगी। P इक्वल्स टू वी आई है, दोनों निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर फिर से हमें यहाँ किस में मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पावर की वेव फॉर्म बनाएंगे, पावर हमें दोनों ही तरफ कैसे मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। तो वो वेव फॉर्म भी अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करें कि हमें यहाँ पर एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां से जहां तक की एवरेज पावर निकालनी है उतने ही एरिया का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पर आ गया, 0 to 2 पाई के लिए करना है, तो किसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 2 पाई के लिए। 0 to पाई एक साइकिल के लिए निकालना है, तो किसके लिए कर देंगे, 0 to पाई के लिए। एवरेज निकालने के लिए बाहर भी क्या करते हैं, उतनी ही वैल्यू से तुम बाहर भी डिवाइड करते हो कि कितने एरिया की तुम्हें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो यहाँ पर VMIM बाहर अगर ये वैल्यू लेते हो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या नहीं होता, कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्योंकि कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम और क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर यहाँ से वैल्यू देखें cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। तो हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो क्या लिख दिया, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, यहाँ ये जो वैल्यू ली है इसी का तो हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका करते हैं, अच्छा यहाँ ओमेगा टी है, तो यहाँ भी क्या चीज लिखूं, ओमेगा टी ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी थीटा की जगह। तो इसकी अब क्या करेंगे, यहाँ अगर इंटीग्रेशन करें इस वैल्यू का, तो Vm Im 2 हमने कहाँ ले लिया, बाहर ये वैल्यू ले ली कि 2 हमने क्या निकाल लिया बाहर, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, Vm Im बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा टी, थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा। ये जो लिमिट है ओमेगा टी की ही है या थीटा की ही है, इसकी जगह हम क्या भी लिख सकते थे, थीटा भी यहाँ पर लिख सकते थे। ओमेगा टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। तो ये हो गया ओमेगा टी 1 का और cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। लिमिट यहाँ पर कितनी है, 0 to 2 पाई, पाई पर ही ये रिपीट हो रही है, 0 to पाई पर ही बार बार ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम किसका भी ले सकते हैं, 0 to पाई के लिए भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई के बाद ये क्या हो रही है, बार बार सेम वैल्यू हो रही है, तो 0 to पाई के लिए भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। 0 to पाई भी यही चीज मिल रही है, और पाई टू 2 पाई भी, देखो 0 to पाई भी हमें यही वैल्यू मिली, और पाई टू 2 पाई भी हमें क्या मिल रही है, यही वैल्यू यहाँ पर मिल रही है।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 to पाई के लिए भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं और पाई टू 2 पाई के लिए भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि तुम 0 to पाई के लिए ये निकाल रहे हो या पाई टू 2 पाई। एक चीज यहाँ पर 1/t था, क्या लिखते हैं, जिसने टाइम पीरियड के लिए हम कर रहे हैं 1/t भी तो यहाँ लिखना पड़ता है, तो 1/t एक वैल्यू थी। तो हम कितनी साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 1/2 पाई। एक साइकिल के लिए हम निकाल रहे हैं तो केवल 0 to पाई के लिए अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर कितना लिखेगा, 0 to पाई। ठीक है, तो जितने भी साइकिल के लिए यहाँ पर हम निकालेंगे वही वैल्यू हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो 0 to पाई भी निकाल सकते हैं और 0 to 2 पाई भी यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, टू इंटू 2 4 पाई यहाँ पर होगा। Vm Im बाय 4 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ओमेगा टी में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखिए। अपर लिमिट कितनी हो गई 2 पाई, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो खाली कितना आया 2 पाई। ऐसे साइन 2 ओमेगा टी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा टी की जगह यहाँ कितना आ गया, साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0। तो ये आ गया हमारा Vm Im बाई 4 पाई इंटू 2 पाई माइनस साइन 4 पाई। साइन पाई कोई भी वैल्यू हो, साइन की पाई की कोई भी वैल्यू हो वो हमारी कितनी आती है, 0 ही आती है। चाहे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई, कितनी भी पाई वैल्यू आती रहेगी, कितनी आएगी 0। और साइन 0 भी कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये बचा 2 पाई से 4 पाई को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 पाई को अगर 4 पाई से कैंसिल करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, Vm Im बाय 2। तो हमारी जो एवरेज पावर निकल के आती है, एवरेज पावर कितनी निकल के आती है यहाँ पर, P एवरेज इज इक्वल्स टू Vm Im बाय 2। तो Vm Im बाय 2 आ रही है, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, Vm Im बाय 2 को Vm बाय √2 Im बाय √2, ये भी हम लिख सकते हैं पावर को। तो एवरेज पावर जो हमारी आती है, कितनी एवरेज पावर हमारी यहाँ निकल के आती है, इस पूरे को अगर हमने अब सॉल्व करा तो एवरेज पावर हमारी आई Vm बाय √2 इंटू Im बाय √2। Vm बाय √2 को हम क्या कह सकते हैं, RMS वैल्यू, RMS एवरेज निकाली थी, तो Vm बाय √2 क्या होता है, VRMS। Im बाय √2 क्या होता है, IRMS। तो हमारी जो एवरेज पावर आ गई आर सर्किट में, जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है, कितनी होती है उसकी एवरेज पावर, VRMS इंटू IRMS, या VI कहते हैं। उस VI में जो V है वो क्या होगा, RMS वैल्यू होगी। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं तो उसमें जो V और I होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट, अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल रहे हो, एवरेज पावर निकाल रहे हो, तो एवरेज पावर में हमेशा जो वोल्टेज और करंट होती है वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है, वोल्टेज की भी और करंट की भी। तो P इज इक्वल्स टू क्या आया, V। अगर हम यहाँ पर अब डिनोट करें, इसे यहाँ पर शो करके दिखाएं पावर की वैल्यू, P इज इक्वल्स टू हमारी कितना है, V है। तो यहाँ पर अगर हम इसे शो करें तो क्या आएगा, V इंटू I। वैल्यू किससे बड़ी आएगी, VI से बड़ी आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रही है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव। अब ऐसे ही V भी निगेटिव है, I भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये भी वैल्यू क्या आएगी, हमारी बड़ी ही आएगी। तो ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, पावर। ठीक है, एवरेज पावर की वैल्यू होती है VI या Vm sin ओमेगा टी इंटू Im sin ओमेगा टी। ये हमने किसकी वैल्यू शो कर दी, पावर की वैल्यू शो कर दी। तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं, अगर जिस सर्किट में केवल R है उस सर्किट में करंट कितनी होती है और पावर कितनी होती है, वोल्टेज कितनी होती है और फेज डिफरेंस कितना होता है। अब हमने क्या देखा कि जो V है I है दोनों ही 0 से स्टार्ट हुए, 90 पे साथ साथ पहुंच रहे हैं, पाई पे साथ साथ पहुंच रहे हैं, 270 पर भी और 360 पे भी। तो इससे पता लगता है V और I दोनों आपस में, किसके दोनों में आपस में क्या नहीं होता, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों आपस में सेम फेज में ही रहते हैं। तो अगर हम फेजर बना के यहाँ शो करना चाहें,
फेजर यहाँ पर दिखाना चाहें तो हम फेजर कैसे बना सकते हैं? अगर हमें वोल्टेज गिवन है, रेफरेंस या तो वोल्टेज को मान लो या क्या कर सकते हैं, करंट को मान सकते हैं। तो एक एक्सिस पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस मान लेंगे कि ये रही v की वैल्यू, Vm sin ओमेगा t। अगर हमें करंट भी दिखाने तो I क्या है, v से छोटा है, तो हम पहले ही दिखाएंगे। तो जो इसकी I की वैल्यू होगी वो क्या होगी, v से पहले ही होगी। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि v और I दोनों क्या है, सेम फेज में है, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। तो ये हमारा किसका फेजर डायग्राम हो गया, जिस सर्किट में केवल R कंटेनिंग है या जिस सर्किट में R है उसमें R के अक्रॉस वोल्टेज और R के अक्रॉस करंट के बीच में जो फेजर होता है वो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो फाई एंगल भी हमने बता दिया कि जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 0 ही होगी, कोई फाई एंगल यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट ये चीज तुमने क्या देखी, जिस सर्किट में केवल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सर्किट कंटेनिंग या कंसिस्टिंग प्योर इंडक्टेंस या इंडक्टर। इंडक्टर लिख लो या इंडक्टेंस लिख लो, इंडक्टर होगा तो उसी का इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, एल होगा। तो ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, केवल प्योर इंडक्टेंस है या प्योर इंडक्टर लगाया हुआ, उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या मानना है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मानना है। तो ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, केवल प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, ऐसा इंडक्टर जिसका कोई क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टेंस है एल। तो ये रही, हमने इंडक्टेंस को किससे शो करा था या इंडक्टर को किससे शो करा था, एल कॉइल से। और इसके क्रॉस हमने क्या दे दी, एसी सप्लाई। अभी भी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वोल्टेज की वो क्या होती है, V इज टू Vm sin ओमेगा t एसी के लिए। और इसके थ्रू फ्लो होने वाली जो करंट है उसे हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। ये एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस कितना है, L है, और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सर्किट में हमने रेजिस्टेंस कितना कर रखा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रखा है, रेजिस्टेंस यहाँ क्या माना है, 0। अब हमने जब इंडक्टेंस पढ़ा था या इंडक्टर पढ़ा था, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो कोई भी इंडक्टर होता है उसके जो अपनी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस की, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, अब इसमें इंडक्टेंस के अक्रॉस कुछ नहीं लग रहा, और तो जो V है वो यही होगी। लेकिन इंडक्टेंस में क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होती है, वो एनर्जी को क्या करता है, जब भी सप्लाई देते हैं एब्जॉर्ब करता है। तो जब उसके अंदर करंट जाती है तो उसके क्रॉस कोई एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जो उस ईएमएफ की वैल्यू होती है जो हमने V मानी है वो कितनी होती है, कोई भी इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस जो V की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, L di बाई dt, यही वैल्यू होती है। और कहा था जब करंट एंटर कर रही हो, पॉजिटिव से एंटर कर रही हो और निगेटिव में निकल रही हो, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग बोलते हैं। और एब्जॉर्बिंग के टाइम पे जो V लेते हैं वो कितना लेते हैं, पॉजिटिव L di बाई dt लेते हैं। अगर निगेटिव में एंटर करती है या डिलीवर बोलते हैं उस टाइम पे ये माइनस का L di बाई लेते हैं। तो अभी हमें कौन सा लेंगे, प्लस का L di बाई dt लेंगे। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया, L di बाई dt। अब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ये तो हमने बता दिया कि इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होती है L di बाई dt। लेकिन ये जो वोल्टेज इसे दी हमने यहाँ पर, वो कितनी वोल्टेज दी है, यही वोल्टेज तो है Vm sin ओमेगा t, और यही हमारे इसके इन दो टर्मिनल पे क्या करी हुई है, अप्लाई करी हुई है। तो जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Vm sin ओमेगा t है। तो हम जो V यहाँ पर बताएंगे कि V जो है वो कितना है, Vm sin ओमेगा t है। V कितना है, Vm sin ओमेगा t, और जो इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वो कितनी है, VL di बाई dt है। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या करने पर, पुट करने पर, इक्वेशन 1 में क्या करो, V की वैल्यू को पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा, Vm sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू L di बाई dt। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है करंट की वैल्यू, क्योंकि हमें ये देखना है कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। जब किसी सर्किट में केवल इंडक्टेंस हो, रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टेंस हो, तब उस सर्किट में करंट पर या पावर पर कितनी करंट उसमें फ्लो करती है, कितनी पावर उसके अक्रॉस होती है जो उसने एब्जॉर्ब करी है या डिलीवर करी है। तो I इज इक्वल्स टू या di बाई dt को क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, Vm बाई L साइन ओमेगा t, इतना हम इसे लिख सकते हैं। अब d बाई dt यहाँ कैंसिल करना है, केवल I हमें चाहिए। तो I की वैल्यू के लिए दोनों तरफ क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब हमने इंटीग्रेशन करा,
यहाँ आई आया और यहाँ इंटीग्रेशन Vm/L साइन ओमेगा टी, ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब क्या करो, यहाँ पर dt की रेस्पेक्ट में ये dt यहाँ ले जाओ, ये dt यहाँ पर लिया है, dt बस हमें क्या करना है, इधर की तरफ ले जाना है। तो ये dt हमने कहाँ ले गए, इस साइड पर ले गए, डी ओमेगा टी। ठीक है, ये dt हम कहाँ ले गए, इस साइड ले गए और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो i इजिकल्स टू कितना आ गया, Vm/L साइन ओमेगा टी dt। तो i इजिकल्स टू Vm/L बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, साइन ओमेगा टी का, किसकी रेस्पेक्ट में, टी की रेस्पेक्ट में। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर करा, तो i इजिकल्स टू कितना आ गया, Vm/L कितना है साइन ओमेगा टी का, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हम पे आ गई Vm/L कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये i की वैल्यू आ गई। अब हमें जो इसे करंट हमें पता लग गई कि इंडक्टर में करंट इतनी फ्लो करती है। ठीक है, तो इंडक्टर की करंट हमें ये मिल गई कि Vm/L, अच्छा कॉस ओमेगा टी बाय इंटीग्रेशन करा है, तो ओमेगा सिर्फ टी की रेस्पेक्ट में करा है और यहाँ कौन सा कांस्टेंट भी है, ओमेगा भी है, तो ओमेगा को डिवाइड में ले लिया, ओमेगा यहाँ पर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो हमें पता लग गई कि जो करंट होती है वो कितनी होती है, माइनस Vm/L कॉस ओमेगा टी। अब हमें इसे किसकी फॉर्म में बनाना है, हमें कंपेयर करना है वोल्टेज से, कि वोल्टेज से ये करंट लीड कर रही है, लैग कर रही है, तो हमें वोल्टेज जिस टर्म में है उसी टर्म में इसे लेना पड़ेगा। तो वोल्टेज देखो हमारी किस टर्म में है, यहाँ पर Vm, V इजिकल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, साइन की टर्म में है और यहाँ पर जो फैक्टर यहाँ है उसी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो इसकी जगह भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए Im लिखना पड़ेगा। तो I इजिकल्स टू माइनस Im, और इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, कॉस को साइन में, क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए अगर ओमेगा टी और ओमेगा टी में कितना फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में ये पता लगाना है, तो उस कॉस को भी साइन में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज किस टर्म में है, साइन में है, तभी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉस को साइन में करने के लिए किससे हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं, 90 से करते हैं, 90 मतलब π/2 से। तो यहाँ हम कितना कर सकते हैं, कॉस कॉस को किस में चेंज हो सकता है, कॉस साइन में चेंज हो सकता है, कितने पर, अगर उसमें हम 90 डिग्री जो ऐड कर दें या 90 डिग्री को क्या करें, सब्ट्रैक्ट, मतलब 90 में ही वो एंगल ऐड हो, 90 में ही ओमेगा टी ऐड हो, या 90 से ही ओमेगा टी क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या साइन 90 साइन में है ना, तो साइन हमारा क्या होता है, पहले दूसरे किसी भी क्वाड्रेंट में किसका होता है, प्लस का ही रहता है, लेकिन जो कॉस होता है वो हमारा क्या होगा, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा। तो हमें इसे किस में रखना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, तो हमने इसे किस में रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पर I इजिकल्स टू माइनस साइन को क्या करो, अंदर ले जाओ, तो माइनस साइन अगर अंदर ले गए तो कितना आ गया, साइन 90 तो माइनस का हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस 90 को कितना लिख सकते हैं, π/2। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई हम पे, I इजिकल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और V इजिकल्स टू कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। तो अगर हम अब यहाँ पर कंपेयर करें, ये करंट है और वोल्टेज कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां से एक तो हम क्या चीज कंपेयर कर सकते हैं, Vm और Im को, कि यहाँ पे हमें ये पता लगा कि जो Im निकली, Im की वैल्यू Im इजिकल्स टू कितना है, Vm/L है, और जबकि Im इजिकल्स टू क्या होता है, Vm/R होता है। तो एक तरीके से ये जो ओमेगा L है ये इंडक्टिव सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो केवल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंडक्टर का, ये इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको ओमेगा L को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
एक तरीके से ये सर्किट का क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसे शो करते हैं एक्सएल से। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल। एक चीज तो हमें ये यहाँ पर पता चली कि एक्सएल इज इक्वल्स टू कितना होता है, ओमेगा एल होता है। और ये क्या है, इंडक्टिव सर्किट का एक रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, इम्पीडेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस ना कह के हम क्या कह देते हैं, इम्पीडेंस। और इंडक्टिव सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसे हमने किससे डिनोट करा है, एक्सएल से। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी अदर चीज नहीं है, सिर्फ इंडक्टर लगाए, तब उस सर्किट के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। दूसरी चीज, पहली चीज तो हमें ये पता लगी आई एम, कि आई एम इज इक्वल्स टू कितना है, वी एम बाय ओमेगा एल है। अगली चीज अब ये देखो, यहाँ है साइन ओमेगा टी और यहाँ है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट में हमें ये डिफरेंस दिख रहा है फेज का, कि जो वोल्टेज है वो तो साइन ओमेगा टी की तरह ही चलेगी, लेकिन जो करंट चलेगी माइनस पाई बाई 2 पे चलेगी। इसका मतलब करंट वोल्टेज से माइनस पाई बाई 2 के किस पे है, फेज डिफरेंस पे है। तो अगर हम यहाँ पर एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर लें, यहाँ पर हम क्या करें, अगर कोई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करें, तो वोल्टेज की वेवफॉर्म तो अभी भी यही वाली बनेगी कि 0 से स्टार्ट हुई पाई और ये 2 पाई, ये हमारा ओमेगा टी है। तो 0 पाई 2 पाई, इस तरीके से वेवफॉर्म हमारी क्या हो गई, चल गई। तो ये किसकी हो गई, लेकिन वोल्टेज की, वी एम साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हमने किसे देखा, हमने करंट को यहाँ पर देखा, तो करंट को देखने पर हमें क्या पता लगा कि करंट आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ये पाई बाई 2 पे क्या है, पीछे है। पाई बाई 2 पीछे का मतलब है कि जब यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा, ये तब स्टार्ट होगी। वहां तो साइन ओमेगा टी था, इसका मतलब 0 से ही स्टार्ट हो रही थी। वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस मतलब बाद में, ठीक है, माइनस मतलब लैगिंग। तो यहां पर ये स्टार्ट होगी कहां से, पाई बाई 2 बाद में। तो पाई बाई 2 पे ये मैक्सिमम है। अब ये करंट क्या होगी, स्टार्ट। अब फिर से जो करंट है देखो, वी एम बाई ओमेगा एल है, इसका मतलब जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि उसमें उसके रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो करंट की वैल्यू कैसी आएगी, कम ही आएगी। तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर करंट की वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो ये हमारी आ गई किसकी, करंट की वैल्यू। इसे हम कितना लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो ये, अब इसमें क्या चीज शो हुई कि करंट ये वाली स्टार्ट हो रही है 0 से और ये वाली स्टार्ट किससे हो रही है, पाई बाई 2 से। और जब ये वाली करंट मैक्सिमम है, ये वाली करंट उस टाइम पे कितनी है, मिनिमम है। जब वोल्टेज मिनिमम है उस टाइम पे ये वाली करंट कितनी निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी, ठीक है। ये मिनिमम होगी, उस टाइम पे ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होती है। तो ऐसे वेवफॉर्म बनाओगे तो इस टाइम पे ये मैक्सिमम, फिर जब करंट मिनिमम, नेगेटिव वोल्टेज मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमें ये पता लगा कि जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री लैग कर रही है। जिस टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मिनिमम, जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम क्या देखें, पावर देखें। वैसे पावर हम यहां से भी बता सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, कि जब हमारी ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, तो अगर पावर मल्टीप्लाई करें तो कितनी आएगी, 0। यहां भी अगर हम यहां पर भी हम देखें या यहां पर भी देखें, ये 0 है, ये मैक्सिमम है, पावर कितनी आएगी, 0। यहाँ ये 0 है, ये मैक्सिमम है, पावर कितनी आएगी, 0। लेकिन हम इसे क्या भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से ड्रॉ भी कर सकते हैं कि पावर जो एवरेज आएगी वो 0 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। वरना हम यहाँ पर पावर की वेवफॉर्म अभी ड्रॉ करके उसी के अकॉर्डिंग दिखा देंगे जो हम वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इसी कोई फेजर से बताएं तो फेजर से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेफरेंस हमने क्या ले ली, वोल्टेज, क्योंकि हमने क्या अप्लाई करी थी, वोल्टेज अप्लाई यहाँ पर करी थी। तो रेफरेंस हमने वोल्टेज को दिखा दिया। तो वोल्टेज अगर हमारा 0 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो हमने करंट को क्या कहा है कि करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो हम फेजर में क्या दिखाते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उसमें वैल्यू बढ़ती हुई दिखाते हैं, और जो क्लॉकवाइज होते हैं उसमें वैल्यू क्या होता है, घटती हुई। या फिर जो हमारा ग्राफ चलता है फेजर में, वो हमारा कैसे चलता है, इस तरफ को घूमता है ग्राफ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जितनी भी लीडिंग वैल्यू होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज, जितनी भी लैगिंग वैल्यू होंगी वो
क्लॉकवाइज, चाहे वोल्टेज की टर्म में बात हो रही हो चाहे करंट की टर्म में बात हो रही हो, ग्राफ हमारे फेजर डायग्राम्स ऐसे ही बनते हैं, कहीं पर भी चाहे फेजर बने। तो हमारा यहाँ पर जो करंट है वो π/2 या फिर 90 डिग्री क्या है, लैग कर रही है। तो जो करंट बनाएंगे वो हम कहाँ बनाएंगे, इस तरीके से 90 डिग्री पीछे बनाएंगे। तो फेजर में पूरी वैल्यू ना शो करके सिर्फ क्या दिखा सकते हैं, वोल्टेज हमारी ऐसे है तो करंट हमारी क्या करेगी, 90 डिग्री पर या π/2 पर लैग करेगी। तो ये हमारा किसका फेजर हो गया, प्योर इंडक्टिव सर्किट का। यहां पर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का या π/2 का। ठीक है, 90 डिग्री का हो या π/2 रेडियन यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो π/2 का हो या 90 डिग्री का, यहाँ पर क्या आता है, फेज डिफरेंस आता है। तो φ इक्वल्स टू कितना हो गया, π/2। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम पावर की। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो तो हमारी क्या होती है, VT × IT। तो इंस्टेंटेनियस पावर में हमने जो वैल्यूज निकाली वोल्टेजेस की वो लिख सकते हैं। तो अगर हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, तो यहां पर हमने वैल्यू पहले इंस्टेंटेनियस रख दी। कितनी वैल्यूज निकली थी, Vm sin ωt इंटू Im sin ωt माइनस 90 डिग्री। ठीक है, चाहे हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन है साइन बी लगाकर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर Vm Im। यहां पर ये क्या था, साइन ωt इंटू साइन ωt माइनस 90, यहाँ पर कितना आया था, ωt माइनस 90 कॉस ωt था। तो हम इसे डायरेक्टली कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस ωt की तरह भी यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब आगे Vm Im, क्या करो इसे, साइन है कॉस भी है यहाँ पर, तो हम इसे क्या भी बना सकते हैं कि यहाँ 2 और 2 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 साइन है कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, जो हमारा क्या होता है, साइन 2a। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन है कॉस ए होता है। तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करने पर। तो ऊपर नीचे अगर 2 से डिवाइड करा तो ये तो आ गया Vm/2, और ये कितना आ जाएगा, 2 साइन है कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन 2a। साइन a कितना है, ωt है। तो 2a की जगह मतलब ωt की जगह हमने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो वहां पर ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। 2 साइन ए साइन बी लगाओगे तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या करें, उसे पहले की तरह ही लिख लें, साइन ωt को क्या लिख सकते हैं, कॉस ωt। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, साइन 2a का। साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए का हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो कितना आ गया, साइन 2ωt। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो एवरेज वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एवरेज वैल्यू के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी साइकिल का, चाहे पूरी साइकिल का कर लो, हाफ साइकिल का कर लो, पूरी साइकिल का हम इंटीग्रेशन अगर करें 0 to 2 पाई Vm Im/2 sin 2ωt। तो यहां पर क्या हो सकता है, अगर तुम क्या करते हो, देखो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ये चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जितना हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, हमने वहां भी एवरेज और आरएमएस में भी इतने सारे इंटीग्रेशन करे, तो हमें क्या पता है कि अगर कभी भी टर्म ωt में आ रही है, कभी भी टर्म साइन ωt है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, मतलब साइन 2ωt है, और उसकी कंप्लीट साइकिल का हम क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, तो हमेशा एवरेज कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। जब हमने पीछे देखो यहाँ पर करा था तो यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था, साइन स्क्वायर था। जब उसकी हमने वैल्यू सॉल्व करी थी तो हमारा ये क्या नहीं आया था, 0 नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर तुम ये देखोगे कि यहाँ इंटीग्रेशन करोगे अगर इसका, इस पूरी वैल्यू का, तो ये हमेशा हमारा कितना आएगा, 0 ही यहाँ पर आएगा। चाहे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके इसे देख सकते हैं। तुम अगर इसे सॉल्व करके देखोगे तो भी तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा। Vm
देखो यहाँ ना माइनस साइन, कुछ सोच रहे होंगे यहाँ माइनस साइन है, ले लो। अगर माइनस साइन लेना है, माइनस साइन भी अगर लोगे तो भी वैल्यू 0 ही आनी है, तो भी उस माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमने करा। साइन 2 ओमेगा टी का कितना होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, 0 टू 2 पाई, यहाँ पर वैल्यू आ गई। ये अब हमने यहां पर लिया, ठीक है। ये वैल्यू माइनस माइनस ये तो प्लस ही आ गई, वी एम आई एम बाई 8 पाई, कितना आ गया, कॉस 4 पाई। यहां पर अगर हम ले रहे हैं माइनस कॉस 0, ठीक है। अब कॉस पाई हो 2 पाई हो, जैसे साइन पाई 2 पाई कुछ भी हो 0 आता है, ऐसे कॉस पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो, कितना भी हो कॉस में, वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। कॉस की कोई भी वैल्यू है यहाँ हमेशा कितना आएगा, हमारा 1 ही आएगा। तो वी एम आई एम बाय 8 पाई, बस इसे एक बार सॉल्व करके दिखा रहे हैं, कैपेसिटर में इसे फिर से सॉल्व नहीं करेंगे। तो कॉस 4 पाई कितना आ गया, 1 माइनस cos 0 1, ये वैल्यू हमारी कितनी आती है, 0। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर हम एवरेज पावर निकालते हैं इंडक्टिव सर्किट की, तो वो हमारी कितनी आती है, 0 ही आती है, ठीक है। तो इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर की जो वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा कितनी आएगी, 0 ही आएगी। प्योर इंडक्टिव, इंडक्टिव भी कैसा है, प्योर इंडक्टिव। तो प्योर इंडक्टिव में हमें क्या चीज याद रखनी है कि जो हमारी एवरेज पावर आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो जो ये यहाँ वेव फॉर्म बनती है ना, मैंने क्या कहा था, पहले तो हम किससे भी शो कर सकते हैं, वेव फॉर्म से भी शो कर सकते हैं, पर वेव फॉर्म के बाद हम इसे क्या भी कर सकते हैं, बना के भी दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ से वोल्टेज वोल्टेज है, जिस तरीके से ये करंट ऐसे आगे जा रही है उस तरीके से ये करंट ऐसे ही तो पीछे भी आ रही होगी, ये करंट ऐसे भी तो पीछे से ही तो आ रही होगी। अब मैंने पूरी बना दी वैल्यू, किस लिए, पावर को शो करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पावर शो करूं तो देखो ये 0 है, ये मैक्सिमम है, 0 है मैक्सिमम है, तो यहाँ पावर की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पावर 0 से ही शुरू हुई। अब ये वैल्यू निगेटिव वाली ऊपर को बढ़ रही है और पॉजिटिव वाली, मतलब ये निगेटिव में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ये पॉजिटिव में बढ़ रही है। तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी तरफ तुम दिखा सकते हो, जो यहाँ पर वैल्यू ड्रॉ करोगे, ये वाली। ऐसे यहाँ दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा दिखाओ, ये होगी ऐसे, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ये फिर तो ये हमारी इस तरीके से पावर मिलती है। तो ये क्या है, पावर, ये पावर की वेव फॉर्म है। लेकिन पावर की वेव फॉर्म से हमें क्या पता लगा कि पावर एक साइकिल में 2 बार मिल रही है, 0 टू पाई में 2 बार। तो इसी वजह से ये समझ लो जो पॉजिटिव और निगेटिव है आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल। तो क्या हो गई, 0। एवरेज पावर अगर हमें एक साइकिल की हम निकाल रहे हैं तो एक साइकिल में हम क्या देख रहे हैं, 2 बार पावर मिल रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम 0 टू पाई निकालें तो भी पावर 0 ही निकलेगी, अगर 0 टू 2 पाई निकाल रहे हैं तो भी पावर हमारी कितनी निकलेगी, यहाँ पर 0 ही निकलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमने पावर दिखा दी कि पावर की वैल्यू कितनी निकली, 0, वो हमने बता भी दी थी। अगर हम ऐसे देखें कि यहाँ जहाँ मैक्सिमम है मिनिमम है, मिनिमम है मैक्सिमम है, एवरेज निकालोगे तो सारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमने क्या भी दिखा दिया, पावर के टर्म में ग्राफ भी दिखा दिया, वोल्टेज का, करंट का और पावर का। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसा सर्किट जिसमें हमारे क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी प्योर इंडक्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस वाला दिखा दिया और यहाँ हमने प्योर किसका दिखा दिया, प्योर इंडक्टेंस का यहाँ पर दिखा दिया। तुम्हें पूरी डेरिवेशन भी करके दिखा दी कि करंट की वैल्यू निकलती है, रिएक्टिव इंडक्टेंस ये निकलता है हमारा, फेजर डायग्राम ये है, एवरेज पावर तुम्हें पूरी निकाल के दिखाई, एवरेज पावर कितनी निकली, 0। तो ये चीज याद रखना, इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो फेज डिफरेंस होता है फाई, वो कितना आता है, 90 डिग्री का आता है, ठीक है। तो यहां हमारा कौन सा हो गया, प्योर इंडक्टिव हो गया। अब अगला हम कौन सा करते हैं, प्योर कैपेसिटेंस की सर्किट में थर्ड, सर्किट कंटेनिंग या कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग लिख रहे हो तो कंसिस्टिंग ही लिख लो, सर्किट कंसिस्टिंग प्योर कैपेसिटेंस। इसका मतलब सर्किट में क्या नहीं होगा,
प्योर कैपेसिटर लगा रखा है सर्किट में, जो कैपेसिटर हमने लगाया उसका केवल कैपेसिटेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट में क्या लगा रखा है? प्योर कैपेसिटर, या सर्किट कंटेनिंग ओनली प्योर कैपेसिटिंग, ठीक है, कंटेनिंग ओनली प्योर कैपेसिटेंस या कंसिस्टिंग ओनली प्योर कैपेसिटर, कुछ भी लगा सकते हो, बस यहाँ पर लिख दो रेजिस्टेंस कितना है, 0। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस सर्किट का नहीं है। तो अगर तुमने सर्किट बनाया और उसमें कैपेसिटर ऐसे लगा दिया और इस सर्किट में हमने एसी सप्लाई इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दी, दे दी, ठीक है, ये एसी सप्लाई थी, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई, आई, और सर्किट में जो कैपेसिटर जोड़ा है उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी। कोई रेजिस्टेंस यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो गई V इज इक्वल्स टू कितनी हो गई, Vm साइन ओमेगा टी। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो गया, Vm साइन ओमेगा टी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है, करंट। करंट हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज या करंट होती है। तो वोल्टेज जो हमने ये अप्लाई करी है यही कैपेसिटर के अक्रॉस होगी, तो V इज इक्वल्स टू कितनी होगी, Vm साइन ओमेगा टी ही होगी। तो हम V को लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू, तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी है। लेकिन जो करंट होती है, करंट कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी होती है, यहाँ लिख देना, करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज C dV बाय dt, ठीक है। पहले हम कैपेसिटर में ये पढ़ चुके हैं। सेम चीज पॉजिटिव से अगर एंटर कर रही है नेगेटिव में जा रही है, तो हमने ये इसकी वैल्यू मान ली। अब ये हमें पता है कि मैंने पीछे भी यहाँ लिखवा दिया था सिर्फ समझने के लिए, एसी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, खाली हमने ऐसे यहाँ शो कर दिया एसी में क्या नहीं होता, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो लास्ट में भी तुम क्या कर सकते हो, वहां से पॉजिटिव नेगेटिव हटा सकते हो, सिर्फ हमने मानने के लिए कोई एक टर्मिनल क्या कर दिया था, मान लिया था। तो आई इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी ओवर डी टी Vm साइन ओमेगा टी। डिफरेंशियल यहां पर आ गया हमारा। तो I इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू सी Vm कांस्टेंट, मतलब Vm कांस्टेंट है बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमारा कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में क्या होती है, डिवाइड। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सी ओमेगा Vm कॉस ओमेगा टी। आई की वैल्यू इतनी आ गई। अब फिर से हमें जो आई को बदलना है वो Vm के साथ कंपेयर करना है, तो इसे पूरा कंप्लीट आई की टर्म में करना होगा और साइन कॉस को साइन में बनाना होगा। तो आई इज इक्वल्स टू, ऊपर सिर्फ कितना रहना चाहिए, Vm, तो ऊपर सिर्फ कितना रहेगा, Vm। तो जो साथ वाली टर्म है उसे कहाँ ले जाओ, नीचे। तो जो साथ वाली टर्म है वो नीचे आएगी, तो 1 अपॉन में आएगी, 1 अपॉन सी ओमेगा लिखेंगे तभी तो वो ऊपर जाएगी। तो साथ वाली टर्म कहाँ गई, नीचे। अब कॉस को क्या बनाना है, साइन। अब यहाँ पर हमारा कॉस किसका है, देखो कोई बाहर माइनस साइन नहीं है, वहां हमारा बाहर क्या था, माइनस साइन था। तो कॉस को अगर यहाँ पर किसका बनाना है, साइन में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम जो हमने पीछे करा था। क्या करा था, 90 डिग्री से यहाँ पर माइनस कर दिया था कि पहले क्वाड्रेंट में ले आए थे। यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या करा था, 90 डिग्री से माइनस में ले आए थे, मतलब 90 माइनस ओमेगा टी कर दिया था। यहाँ पर ये कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट में भी इसे यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब हमें साइन बनाना है। तो साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन तो यहाँ पर है नहीं, ताकि निगेटिव साइन अगर उस वाले में हम क्या करते, साइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखते, साइन ओमेगा टी या साइन 90 प्लस ओमेगा टी करते अगर पहले वाले में। अगर फर्स्ट वाले में हम ऐसे करते साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो वहां पे क्या था, एक माइनस साइन भी था, तो माइनस साइन आके ओमेगा टी किसका हो जाता, माइनस का हो जाता। तो कभी भी वो क्या नहीं बन पाता, इसकी तरह नहीं बन पाता, क्योंकि हमें ओमेगा टी किसका रखना है, प्लस का रखना है। लेकिन यहाँ पर बाहर कोई माइनस साइन नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, या फिर साइन 9 इसको और क्या लिख सकते हैं, Vm बाय 1 बाय ओमेगा सी। 1 बाय ओमेगा सी को कितना लिख सकते हैं, Im। Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी को कितना लिख सकते हैं, Im, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये Im के बराबर होता है। कैसे, अभी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हमने लिख दिया Im साइन, अब ये प्लस के ही हैं तो प्लस में कोई भी पहले लिख लो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा किसका होता है, पॉजिटिव रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसे ले गए तो साइन हमारा किसका है यहाँ पर, पॉजिटिव ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन हमारा पिछली वाली इक्वेशन में फर्स्ट में था, फर्स्ट में वो पॉजिटिव था, वो हमें क्यों करना पड़ा था, माइनस साइन को हटाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा i इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये। अब दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, तो ये Vm है, ये Im है, और हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, या I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Vm बाई R। तो I इज इक्वल्स टू Vm बाय 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया कि I इज इक्वल्स टू क्या है, Vm 1 बाय ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 बाय ओमेगा सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 बाय ओमेगा सी को XC, क्या बोलते हैं, XC। और ये हमारा कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन से सर्किट का ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव सर्किट का या प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। तो जहां पर प्योर कैपेसिटेंस लग रहा हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, XC से। XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो XC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो IM इज इक्वल्स टू VM अपॉन 1 ओमेगा सी। ये हमने एक चीज देख ली। दूसरी चीज, ये साइन ओमेगा टी है यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर है साइन ओमेगा टी प्लस 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट का फेज है वो वोल्टेज के फेज से क्या है, 90 डिग्री आ गया, मतलब π/2 डिग्री आ गया। 90 है ना, 90 को हमने कितना लिख लिया, π/2। तो यहाँ पर अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम वेवफॉर्म वाला डायग्राम बनाते हैं, तो वेवफॉर्म वाला डायग्राम सेम बनाने के लिए वोल्टेज तो अभी भी हम इसी से ही शो कर रहे हैं, वोल्टेज हमने यही वाली शो करी। ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज तो कॉमन Vm साइन ओमेगा टी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे ही लेके इस तरीके से चल रहे हैं। तो Vm साइन ओमेगा टी 0 से पाई से 2 पाई। ठीक है, तो ये हमने किसकी वेवफॉर्म शो कर दी, ये हमने वेवफॉर्म शो कर दी वोल्टेज की। अब अगर हम वोल्टेज के क्रॉस क्या बनाते हैं, करंट, तो हमें करंट क्या पता लगा कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, लीड कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट कितने डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज को, 90 डिग्री से लीड कर रहा है, π/2। तो यहाँ इसका मतलब π/2 से लीड कर रहा है, पहले चल रहा है π/2। तो यहाँ अगर कहीं तुमने π/2 मान लिया, माइनस π/2, क्योंकि वो पहले से स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब करंट यहाँ से अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो वो मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर। लेकिन करंट की वैल्यू फिर से वोल्टेज से तो कम होती है, तो ऐसे। और जहां ये मैक्सिमम होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। इस तरीके से ऐसे चलेगा, यहाँ ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, मिनिमम। नेक्स्ट मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू यहाँ पर हो गई। वोल्टेज से थोड़ी क्या रहेगी, ये कम ही रहेगी। इसी के अक्रॉस इसे क्या कर सकते हो, तुम शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। तो करंट की जो वैल्यू हम यहाँ पर शो करेंगे, करंट की वैल्यू यहाँ कितनी शो करेंगे, IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, तो ये हो गया IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये 90 डिग्री क्या चल रही है, आगे चल रही है, लीड कर रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री इसने क्या करा, लीड करा, और वो 90 डिग्री क्या कर रही है, वोल्टेज क्या कहेंगे, लैग कर रही है एक तरीके से। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, लैगिंग है। ये लेट स्टार्ट हुई और ये हमारी क्या हो रही है, जल्दी स्टार्ट यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू दिखा दी, करंट की दिखा दी, वोल्टेज की दिखा दी। सिर्फ यहाँ पर हमारा क्या रह गया है, पावर रह गया है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर हमारी कितनी होती है। तो अगर हम यहाँ पर पावर की अगर अब बात करते हैं, तो पावर का सेम तरीका है। यहाँ पे फेजर अगर दिखा रहे हो तो फेजर कैसे दिखा सकते हो, वोल्टेज रेफरेंस ले ली, वोल्टेज यहाँ पर है, तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो मैंने करंट भी पहले ही दिखा दी। तो करंट यहाँ पर π/2 प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से करंट क्या करती है, लीड करती है। या वोल्टेज को लैग भी कह सकते हो कि वोल्टेज करंट से लैग कर रही है। जैसे यहाँ दिख रहा है वोल्टेज बाद में है, वोल्टेज लैग कर रही है, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। ये -π/2 से यहाँ पर क्या है, पीछे।
यहाँ शो कर दिया जैसे ये 0, तो π/2 से ये पहले चल रही है, ये क्या हो रही है लीड। तो यहाँ भी अगर मैं पावर शो करना चाहूँ, निकाल के भी दिखा सकते हैं वैसे भी, कि जब करंट मैक्सिमम है वोल्टेज मिनिमम है, जब करंट मिनिमम है वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट वोल्टेज मिनिमम करंट मैक्सिमम। तो यहाँ भी यही चीज यहाँ पर चलती है कि एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं सेम, वही उसी फ्रीक्वेंसी सेम है कि पाई मतलब पाई साइकिल के लिए पॉजिटिव, पाई साइकिल के लिए नेगेटिव, पाई साइकिल के लिए पॉजिटिव, लेकिन फेज में क्या है डिफरेंस है। तो ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंस नहीं होता, खाली फेज में डिफरेंस होता है। और फेज यहाँ पर भी फेज कितने का हुआ, π/2 या 90 डिग्री का, लेकिन क्या लीडिंग। हम मोस्टली करंट की ही टर्म में बात करते हैं, तो अगर कहीं पे लिखा है π/2 लीड तो इसका मतलब करंट लीड, अगर कहीं लिखा है π/2 लैग तो इसका मतलब करंट लैग कर रही है, ठीक है। तो अगर हम फिर से पावर निकालें, अब यहाँ फिर से सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, बस बहुत जल्दी से यहाँ वैल्यू लिख लेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर ये होती है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लिख ली, तो कितना आ गया Vm sin ओमेगा t, और कितनी थी यहाँ करंट, यहाँ करंट थी Im cos ओमेगा t, तो लिख लिया Im cos ओमेगा t। सेम चीज देखो, Vm Im sin ओमेगा t cos ओमेगा t, तो एग्जैक्टली सेम आया है। देखो जो हमने इसमें करा था सेम वैल्यू आई, Vm Im cos ओमेगा t sin ओमेगा t, बस वहां माइनस का था, यहाँ प्लस का, अदर कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब यहां भी अगर एवरेज निकालोगे 1/2 पाई 0 to 2 पाई, अगर Vm Im sin ओमेगा t या इसका एवरेज निकालते हो, इसका अगर एवरेज निकलता है तो इसका एवरेज कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये हम वैसे भी बता सकते हैं, अगर कोई भी साइनोसॉइडल टर्म है, चाहे साइन ओमेगा टी में है कॉस ओमेगा टी में, अगर उसका 0 to 2 पाई कंप्लीट क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो कितना आता है, 0 ही आता है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में एक बार वो पॉजिटिव चला, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव निगेटिव, तो ओवरऑल जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एवरेज हमारा कितना आएगा, 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की जो पावर होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर हमेशा कितनी, 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर हमेशा कितनी, 0। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर होती है वो कितनी होती है, IRMS वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय IRMS करंट। क्या क्या चीज हमें यहाँ पर पता लगी, एवरेज पावर पता लगी, फेजर डायग्राम पता लगा। इसका भी अगर मैं क्या बनाऊं, सेम पावर का कर्व भी बनाए, तो पावर हमारी क्या है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम आएगी, यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्स। ये इस तरीके से हमारा किसका कर्व मिल जाता है, पावर का कर्व यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर इस तरीके से चल रही है, जो ये पीटी निकाली V इंटू आई सेम, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ऊपर वाली टर्म में तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थे कम वाली वैल्यू निगेटिव में मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में जाएगी, जहां अपोजिट वैल्यू होंगी हमेशा साइकिल कहां जाएगी, निगेटिव में जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसका ग्राफ दिखा दिया, यहाँ पर पावर का ग्राफ भी दिखा दिया, ये भी वैल्यू भी बता दी। एवरेज पावर चाहे प्योर कैपेसिटिव हो प्योर इंडक्टिव हो, दोनों की एवरेज पावर कितनी आती है, 0 यहाँ पर आती है, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या करा है कि ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस है या प्योर इंडक्टेंस है या प्योर कैपेसिटेंस है, तब उस केस में पावर कितनी होती है, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज संबंध यहाँ पर होता है, फेज रिलेशनशिप हमने यहाँ पर पता कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, RL, RLC और RL, RC और RLC सीरीज में क्या काम करते हैं और पैरेलल में कैसे काम करते हैं। तो इस लेक्चर को हम इस टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। आप सब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।